नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों आज है 1 सितंबर 2022 और आज आरआरबी ग्रुप डी की एग्जाम थी। थर्ड शिफ्ट की भी एग्जाम समाप्त हो चुकी है। थर्ड शिफ्ट के एग्जाम में जीके जे सेक्शन से जो भी प्रश्न पूछे गए सभी प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। जो भी आप डॉट देख रहे हैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं मैं सभी एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ आपको पढ़ाता हूँ ताकि आपको आने वाले समय में अगर आप एग्जाम देने वाले हैं तो आपको अधिक से अधिक फायदा पहुंच सके। दोस्तों ये पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर लें। एक प्रश्न आया था, संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित होती है। काफी कॉमन सा प्रश्न है ये। संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है भारत के राष्ट्रपति में निहित होती है। ये हमारा आर्टिकल 53 कहता है। ठीक, आर्टिकल 53 में कहा गया है कि संघ की कार्यपालिका शक्ति का प्रधान जो है ये भारत के राष्ट्रपति होंगे। जिस दिन मैंने आपको पकानी कोका दियोदशम पढ़ाया था, यानी आर्टिकल 52 से लेकर 61 तक के सभी का फुल फॉर्म है इसमें, पकानी कोका दियोदशम, उसी में ये मैंने यहाँ पे बताया था कि 53 में क्या है, कार्यपालिका का प्रधान का है ना, पकानी नी से निर्वाचन, इस प्रकार का समस्त बताया था। तो आज फिर से रिवाइज कर लीजिए। अनुच्छेद 52 में कहा गया कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 61 जो है राष्ट्रपति पर महाभियोग, ये महाभियोग क्या होता है, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया होती है। अनुच्छेद 72 है राष्ट्रपति का क्षमादान है। क्षमादान क्या होती है कि दोष सिद्ध व्यक्ति को राष्ट्रपति क्षमा कर सकते हैं और पूर्णतः क्षमा भी कर सकते हैं। राज्यपाल के पास भी क्षमादान का अधिकार है आर्टिकल 161 के तहत, लेकिन वो पूर्णतः क्षमा नहीं कर सकते। सजा में डिले करवा सकता है, सजा को कम करवा सकता है, लेकिन राष्ट्रपति चाहे तो पूरी सजा माफ भी कर सकते हैं। अनुच्छेद 123 123 राष्ट्रपति का अध्यादेश है, विषम परिस्थिति में जारी किया जाता है। अनुच्छेद 85 इसके द्वारा जो है विषम परिस्थिति में लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, या किसी विशेष परिस्थिति में लोकसभा के कार्यकाल जो 5 साल के होते हैं उसको बढ़ाया भी जा सकता है। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, ये निर्णय कौन लेता है, तो लोकसभा के जो स्पीकर होते हैं ये लेते हैं, जो वर्तमान में कौन है, ओम बिरला जी जो है 17वें लोकसभा के अध्यक्ष हैं। तो ये निर्णय लेंगे कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। दोस्तों इस पे नहीं जाइएगा कि मैं कहाँ से कहाँ जाता हूँ। मेरे को ये लगता है कि जो क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है उसको मैं रख लेता हूँ हूबहू इसके मतलब फॉर्म में। जैसे अभी राष्ट्रपति किसके प्रधान होते हैं तो मैं ये रख लिया कि भाई धन विधेयक को जो है कौन जस्टिफाई करता है, तो आप समझ सकते हैं। धन विधेयक जो है आर्टिकल 110 में इसकी चर्चा की गई है। यहीं पे एक ज्वाइंट सीटिंग होती है जो राष्ट्रपति बुलाते हैं, ये 108 में है कि ज्वाइंट सीटिंग को बुलाता है राष्ट्रपति और अध्यक्षता करता है स्पीकर। एक एक बात मैं आपको काम का ही बताऊंगा। राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं, मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। आने वाले शिफ्ट में आपको एग्जाम में ये देखने को मिलेगा, लिख लीजिए। एक प्रश्न यहाँ पे आया था कि किसी द्रव से धोया हुआ एक कपड़ा को कोई अगर द्रव से धोया गया और बाद में देखा कि वो डिस्कलर हो गया, कलरलेस हो गया, तो द्रव में क्या चीज की घुली हुई मात्रा हो सकती है। तो अगर ऑप्शन में क्लोरीन होगा ना तो क्लोरीन हो सकता है, क्योंकि क्लोरीन का काम ही है रंग उड़ाना। ये रंजक गैस इसे कहा जाता है। ठीक है, ये फूलों के रंग उड़ा देते हैं, या फिर डाई जो होती है जहाँ पे कपड़ों का डाई वाला मशीन होता है, डाई क्लीनर्स वगैरह, तो वहाँ पे क्लोरीन गैस का जो है क्लोरीन का प्रयोग किया जाता है ताकि जो है पहले वाले कलर को जो है कलरलेस करके उस पर नई नई से कुछ जो है छापा जाए, इस प्रकार। तो यहाँ पे क्लोरीन आंसर हो जाएगा। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइट है। इसका सूत्र भी इंपॉर्टेंट है, CaOCl2 होता है। तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। विरंजक चूर्ण इसे ही कहते हैं। जल की अस्थायी कठोरता जो दूर किया जाता है ना, तो ये सोडियम कार्बोनेट के द्वारा किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का सूत्र भी आपको आना चाहिए, क्योंकि ये धोवन सोडा है, Na2CO3 होता है। वही खाने वाले सोडा का भी आना चाहिए आपको, तो NaHCO3 होता है। दोनों में तो जो फर्क है आप देख लीजिए। एक होता है कास्टिक सोडा, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये तीनों भी आपको आना चाहिए, चारों सूत्र एक्चुअली आपको आना चाहिए। ठीक है, चलते आगे। और हाँ, कठोर जल कहने का मतलब क्या है भाई, कठोरता जो दूर होती है, कठोर जल कहने का मतलब क्या है, जल पत्थर हो जाता है? जी नहीं, जल से ना झाग आसानी से नहीं देता है अपमार्जक या साबुन वगैरह, तो उसे कठोर जल हम कहते हैं। ठीक है, चलते आगे। स्माइल योजना का संबंध किससे है, रिपीट किया हुआ प्रश्न है। स्माइल योजना ये ट्रांसजेंडर लोग से संबंधित है। आप जानते हैं ट्रांसजेंडर लोग कौन होते हैं। ट्रांसजेंडर वो महिला, प्रथम महिला है जिसे पद्मश्री किसको दिया गया, मजम्मा जोगत्ती को दिया गया। और स्माइल योजना जो है 2 दिन पूछ दिया गया, तो अब हमको लगता है अगला बारी जो है इस टॉपिक से ये मजम्मा जोगती ही पूछा जाएगा कि भाई ट्रांसजेंडर में पद्मश्री सर्वप्रथम किसको दिया गया। ठीक है, चलते आगे। एक प्रश्न आया था कि इनमें से बांध जो है कौन सा हानि नहीं पहुंचाया जाता। जैसे सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया था कि जो है कृत्रिम जो है पारिस्थितिकी तंत्र का कौन सा उदाहरण है, तो वहां पे तलाव हुआ करता था। इसी प्रकार का प्रश्न यहाँ भी पूछा गया। पैटर्न वही रख रहा है, क्वेश्चन चेंज कर दे रहा है। ठीक है, इनमें से बांध के द्वारा कौन सी हानि नहीं पहुंचाया जाता, तो बाढ़ एक ऑप्शन में था। बाढ़ जो है
बांध की जो है बांध क्यों बनाते हैं? बाढ़ को रोकने के लिए, जल विद्युत पैदा करने के लिए, बाढ़ आने के लिए जो है बांध नहीं बनाते। तो यहाँ पे एक ऑप्शन जो है था नेगेटिव की तरफ इशारा कर रहा था, तो बाढ़ यहाँ पे राइट आंसर करके आना था। भारत का सबसे ऊंचा बांध बात करें तो टिहरी बांध परियोजना है। ये कहाँ पे है? उत्तराखंड में स्थित है। और ये कौन से नदी पे है? भागीरथी और भिलंगना नदी के संगम पे है। ठीक है, भागीरथी और भिलांगना नदी के संगम पे। आपसे अगर पूछा जाए कि किस देश के सहयोग से इसमें को स्थापित किया गया था, तो रूस के सहयोग से स्थापित किया गया था। यही अगर आपसे पूछ दिया जाए कि भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्व बांध, तो ये आपका हो जाएगा भाखरा नांगल बांध। ठीक है, सतलज नदी पे। खाली ऊंचाई वाला पूछा तो टिहरी, और गुरुत्व बांध पूछा तो भाखरा नांगल बांध, ये सतलज नदी पे है। और ये है आपका भागीरथी और भिलंगना नदी पे, टिहरी वाला। ठीक है, तो ये याद रखना। और साथ साथ सबसे लंबा बांध पूछा जाए तो महानदी पे हो जाएगा आपका हीराकुंड बांध परियोजना, जो उड़ीसा में है। ठीक है, चलते आगे। एक प्रश्न यहाँ पे, राज्य निर्वाचन आयोग कि क्या चुनाव नहीं करा सकता? मतलब 4 ऑप्शन वहां पे दिए गए होंगे कि राज्य निर्वाचन आयोग कौन सा चुनाव नहीं करा सकते हैं। तो लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा राज्यसभा का चुनाव नहीं करा सकते, विधानसभा का भी चुनाव नहीं करा सकते। ठीक है, ये सब जो है संघ निर्वाचन आयोग करते हैं। ठीक है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक, उसके बाद जो है ग्राम पंचायत, नगर निगम, ये जो है आपका राज्य निर्वाचन आयोग करते हैं। वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? राजीव कुमार है। ठीक है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है, जो सुशील चंद्रा जी का स्थान लिए हैं। चौरा चौरी हत्याकांड कहाँ हुआ था? तो कब हुआ था? तो 1922 ईस्वी में हुआ था। और चौरा चौरी हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। तो असहयोग आंदोलन कब चालू किया गया था? 1920 ईस्वी में महात्मा गांधी के द्वारा। फिर 1917 में क्या? चंपारण सत्याग्रह गांधी जी के द्वारा। 1930 में दांडी मार्च गांधी जी के द्वारा। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन गांधी जी के द्वारा। तो गांधी जी के द्वारा ये 4 प्रमुख आंदोलन जो है आपको याद रखना है। और साथ ही साथ असहयोग आंदोलन कब बंद हुआ? 1922 चौरा चौरी हत्याकांड के कारण। कब होती है चौरा चौरी हत्याकांड? 1922 में होती है। उसी के 1 साल बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास स्वराज पार्टी की स्थापना करते हैं, और अध्यक्षता कौन संभालते हैं? चित्तरंजन दास। ये आपके एग्जाम में आ चुका है, फिर से आने की संभावना पूरी हो सकती है। एक यहाँ पे है कि इनमें से कौन सा हिमालय पर्वत का श्रृंखला नहीं है? तो महादेव पहाड़िया ऑप्शन में दिया गया था, और यही राइट आंसर था। ये हिमालय पर्वत की श्रेणी की नहीं है। हिमालय पर्वत की पीर पंजाल काराकोरम जम्मू कश्मीर में स्थित है, जो हिमालय पर्वत की श्रेणी से संबंध रखती है। अरावली की सबसे ऊंची शिखर आपसे पूछा जा सकता है, काफी प्रिय क्वेश्चन है एग्जामिनर के। तो ये जो है आपका गुरु शिखर है। ठीक है, अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है, इसे गुरु शिखर कहते हैं। अरावली जो है मृत पर्वत का उदाहरण है, ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, चलते हैं आगे। और विश्व की सबसे प्राचीन पर्वत भी इसे माना जाता है, ये भी ध्यान रखिएगा। क्रमिक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो चार्ल्स डार्विन ने दिया था क्रमिक विकास का सिद्धांत। ठीक है, द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज के लेखक भी चार्ल्स डार्विन है। ठीक, चलते हैं आगे। एक प्रश्न यहाँ पे है, विद्युत धारा का संचालन किस नियम से होता है? ये भी 3 दिन से रिपीट हो रही है प्रश्न। तो विद्युत धारा का संचालन जो है फ्लेमिंग के नियम से संबंधित होती है। धारा का संचालन फ्लेमिंग में जो है फ्लेमिंग का नियम अप्लाई होता है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के प्रमुख कौन है? तो वीरेंद्र कुमार इनसे जुड़े हुए हैं। यही राइट आंसर था, ऑप्शन में दिया गया था। एक प्रश्न जो आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है पूरे आरआरबी ग्रुप डी में, और मैं सब दिन बता रहा हूं कि समांतर क्रम में और श्रेणी क्रम में ये आप सीख लीजिए। ठीक है, फिर आपको किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार अगर आप सीख लेंगे तो इस तरीके के न्यूमेरिकल जो रोजाना पूछे जा रहे हैं, तो फ्री में आपको 2 या 3 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं, 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसीलिए मैं एक ही क्वेश्चन रखता हूं और आपको समझा देता हूं। तो समांतर श्रेणी में जब भी बात होंगे, मान लीजिए 2 प्रतिरोध, एक R1 बराबर 5 ओम और R2 बराबर जो है 8 ओम, और इसे जोड़ दिए गए हैं श्रेणी क्रम में। ठीक है, तो टोटल प्रतिरोध कितना होगा आपके पास? तो 8 और 5, 5 और 8 प्लस कितना हो जाएगा? 13 जो है, 13 ओम जो है आपका जो है फाइनल प्रतिरोध हो जाएगा आर वाला। तो श्रेणी क्रम में इस प्रकार से होते हैं, सीधे सीधे जोड़ देते हैं। और समांतर क्रम में कैसा होता है, ध्यान से देखिएगा। समांतर क्रम में होता है 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2। ठीक है, अब यहाँ पे मान लीजिए कि 2 प्रतिरोध है, इसी क्वेश्चन को ले लेते हैं, 1/4 और 1/5 कर लेते हैं। ठीक है, तो एलसीएम 20 हो जाएगा, और 5 और 4 9, तो 9/20। लेकिन 1/r का मान है 9/20, तो r का मान हम करेंगे ना तो 20/9 ओम हो जाएगा। तो इस प्रकार से समांतर श्रेणी में आप निकाल सकते हैं। श्रेणी क्रम में पहले ही देख लिए, तो टोटल को जोड़ ही देना है, सिंपल। और तब कैसे बनाना है, तो v बराबर आर आई में आपको रखना है। इसमें से 2 मान आपको गिवन रहेगा, या तो धारा का मान दिया रहेगा, या फिर वोल्टता का मान दिया रहेगा, प्रतिरोध का मान दिया रहेगा। इन तीनों में से किसी 2 का मान जरूर दिया रहेगा। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ एक तो वोल्टेज दिया है, ऊपर से ओम का मतलब प्रतिरोध का मान दिया है, तो मैं धारा का मान पूछा जा रहा होगा, धारा का मान पूछा जा रहा है, तो फिर से मैं रख दूंगा। और किस क्रम में जोड़ा गया है, सबसे ये देखिए श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। तो फाइनल आर बराबर कितना हो जाएगा, 4 + 5, क्योंकि 4 और 5 ओम के 2 प्रतिरोध है, तो 9 ओम हमारा हो गया फाइनल प्रतिरोध। और वोल्टता कितना है 10, तो 10 बराबर कितना हो गया 9 × I, है ना। v बराबर आर आई होता है ओम का नियम। यहाँ पे 10/9 हो गया आपका
धारा, तो 10/9 का मतलब क्या हो गया, 1.1 पॉइंट समथिंग जो है एम्पियर आपका आंसर आ जाएगा धारा का मान। आई होप आपको समझ में आया होगा। साथ ही साथ मैं एक और डिस्कस कर लूं कि आपको लेंस में पावर पूछा जाता है, क्षमता, तो लेंस की क्षमता बराबर होता है 1 बाय फोकस दूरी मीटर, ठीक है। बस इसी में आपको पिरो देना है, इसी सूत्र में रख देना है। एक और सूत्र बता दूं जो आपको काम आएगा, F बराबर है R/2। दर्पण में अगर फोकस दूरी दिया है या फिर वक्रता त्रिज्या दिया है, फोकस दूरी पूछा जाएगा, या फिर फोकस दूरी दिया है वक्रता त्रिज्या पूछा जाएगा, तो यहाँ से आप निकाल सकते हैं। यही तीनों चीज याद करके जो है आप न्यूमेरिकल को भी शांत कर सकते हैं एग्जाम के अंदर और फ्री का नंबर पा सकते हैं, ठीक है। इस बार जो है अटेंडेंसी काफी कम है, अगर आप 60-65 क्वेश्चन सही सही बना दिए और 2-3 और एक्स्ट्रा बना दिए तो समझिए अगर 70 बना दिए ना तो आपको कोई नहीं रोक सकता। एक प्रश्न यहाँ पे, जीएनपी कैसे ज्ञात किया जाता है। जीएनपी देखिए, जीएनपी क्या होता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट क्या होता है कि जो जीडीपी होता है हमारा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, उसमें हम क्या जोड़ते हैं, जैसे मान लीजिए मैं भारत का हूँ, इंग्लैंड में जाके कुछ खरीद लिया तो ये चीज इसमें जोड़ा जाएगा। लेकिन कोई इंग्लैंड का आदमी भारत में आके बिजनेस कर रहा है, कोई डीमार्ट खोल दिया, सीमार्ट खोल दिया और काफी कमा रहा है, इन्वेस्ट कर दिया, तो ये वाला इसमें से घटाया जाएगा और जो रिजल्ट आएगा ना उसे जीएनपी बोलते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा कि जीडीपी में क्या जोड़ा जाएगा कि मेरे द्वारा अर्जित विदेश में धन, और फिर क्या घटाया जाता है, विदेशियों के द्वारा अर्जित देश में धन, ठीक है। प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कितना था, रिपीट किया 1951 से 1956 है। कौन से मॉडल पर आधारित था, हैराल्ड डोगर मॉडल पे। और द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल कहां से कहां तक था, 56 से 61। कौन से मॉडल पे थे, तो पीसी महालनोबिस मॉडल पे। पंचवर्षीय योजना कौन बना था, योजना आयोग। योजना को क्या कर दिया गया, समाप्त। इसके जगह पे कौन आ गया, नीति आयोग। कब आ गया, 2015 में आ गया। नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होते हैं, पीएम होते हैं। उपाध्यक्ष कौन है, अभी बेरी है, सुमन बेरी। और सीओ कौन है, परमेश्वरम है, ठीक है। यह भी प्रश्न पूछा गया था कि नीति आयोग के प्रथम महिला सीईओ कौन थे, तो आपका सिंधु श्री खुल्लर एसएस प्रथम थे। प्रकाश संश्लेषण में हमें क्या प्राप्त होता है, प्रश्न आए थे, तो ऑक्सीजन की प्राप्ति हमें हो जाती है। और पौधों को क्या प्राप्त होता है, तो पौधे को जो है उसके लिए आवश्यक भोजन प्राप्त हो जाता है, ठीक है। ये पौधों को जो है आवश्यक भोजन बनाने की क्रियाकलाप है प्रकाश संश्लेषण, जो सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही संभव है। क्लोरोफिल में क्या पाया जाता है पूछा जाता है, तो मैग्नीशियम धातु पाया जाता है, ठीक है। और पौधे की पत्ती का रंग जो पीला हो जाता है ना, ये मैग्नीशियम की कमी के कारण ही होती है। पौधे रात के समय पौधे भी कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि पौधे के नीचे रात के समय नहीं सोना चाहिए। पौधे में श्वसन रंध्र के या स्टोमेटा, अंग्रेजी में स्टोमेटा कहते हैं, जो पत्ती में सीरा के जैसे दिखता है, उसके द्वारा होता है। एक प्रश्न आया था, मिताली राज का संबंध किस खेल से है, तो जानते हैं मिताली राज को, कौन नहीं जानता। ये भारतीय पूर्व महिला कप्तान भी रहे हैं महिला क्रिकेट के, एकमात्र महिला क्रिकेटर जो टेस्ट क्रिकेट में दोहरा शतक भी लगाई है और 10,000 रन भी बनाई है, ठीक है। ये दोनों बात है इनके, 10,000 रन भी बनाई है, ये भी ध्यान रखेगा। एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया क्वेश्चन है ये। वर्ष 2022 में मिताली राज को मेजर ध्यानचंद पुरस्कार भी दिया गया था। अभी जो लेटेस्ट वाली मेजर ध्यानचंद पुरस्कार है, कितने आदमी को दिए गए, 12 आदमी को, जिसमें 10 तो ओलंपिक से जुड़े हुए आदमी हैं और 2 में से जो है एक सुनील छेत्री है जो फुटबॉलर है और एक मिताली राज है, तो हो गए 12 आदमी। तो 12 आदमी को दिया गया था। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार का प्राचीन नाम पूछा जाए तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार होगा। शुरुआत कब होती है, 1991 में, ठीक है। और 2021 में इसका नाम बदल दिया गया है मेजर ध्यानचंद पुरस्कार। मिताली राज वनडे क्रिकेट से संन्यास भी लेने की घोषणा जो है कर दी है, तो आपको ये बात भी ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्वोथनांक किसकी होती है, नो ऑप्शन, मतलब नो ऑप्शन नहीं प्राप्त हो पाए। अगर ऑप्शन आपको हो तो मुझे बताइएगा, मैं आंसर आपको दूंगा कि सबसे अधिक क्वोथनांक किसकी हो सकती थी अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। इनमें से साथ ही साथ मैं एक बात बता दूं कि दाब बढ़ने से क्वोथनांक बढ़ती है। दाब और क्वोथनांक में समानुपाती का रिलेशन होता है, इसीलिए प्रेशर कुकर में खाना जो है जल्दी बन जाती है, ठीक है। तो दाब जैसे ही बढ़ता है क्वोथनांक बढ़ जाता है और खाना जल्दी बन जाता है, इसमें समानुपाती का नियम होता है। वैसे प्रकीर्णन और तरंग दैर्घ्य में क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती का नियम। चालकता और प्रतिरोधकता में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। आयतन और घनत्व में क्या संबंध है, व्युत्क्रमानुपाती का संबंध है। तो याद दिलाता रहूंगा। इनमें से कौन सी इंडो आर्यन भाषा है, दोस्तों इंडो आर्यन भाषा जो है ये संस्कृत, उर्दू, बंगला, पंजाबी। इसमें से जो हमें लगता है, ऑप्शन यही बताया गया था, और इसमें से हमें लगता है कि संस्कृत को राइट आंसर करना चाहिए। आपके हिसाब से क्या राइट आंसर है हमें जरूर बताइएगा, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही। जो भी प्रश्न प्राप्त हुए मैं आपके साथ लेके आया। मिलते हैं कमांड शिफ्ट वाली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर कीजिएगा।